माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं। हम सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और ये 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने प्रोवाइड करवाया है और हिंदी मीडियम में भी आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगी, जिससे आपको सारे क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपके चैप्टर का पार्ट है बेटा और ये सिलेबस में आएगा, आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें आएगा, उसका ये पार्ट है, इसीलिए आपको अच्छे से वर्कशीट में कराया जा रहा है। तो हम जो पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है जीवन की मौलिक इकाई, जिसके हमने कुछ पार्ट्स अलग अलग वर्कशीट में पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और रसधनियों के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया और रसधनियाँ क्या होती हैं? ये एक अंगक होते हैं, किसके? कोशिका के। आपको पता है कि ये हमारी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक होता है और यहाँ इसके कुछ अंगक होते हैं, जिसमें से आपने पढ़ा था गोल्गी के बारे में। ठीक है, गोल्गी होता है। इसके अलावा खुरदरी आपने अंतर्जैविका पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सारी हमने पढ़ी थी। आज हमको क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। ये भी क्या है? ये भी एक अंगक है। तो देखिए, ये हैं आपके जिज्ञासा दीदी और ये हैं आपके ज्ञान भैया, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपकी तरह जिज्ञासु हैं, उनके मन में भी बड़े क्वेश्चन होते हैं और ये आंसर करती हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, समझ जाएंगे, फिर आप सारे आंसर खुद दे सकते हैं। ठीक है, और मैं सारे आंसर आपको करवा भी दूंगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? ये कहते हैं कि आपने इतना बताया कि कोशिका में इतना सारा काम होता है, अभिक्रिया होती है, खाना बनता है, चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाई जाती हैं, तो इसके लिए कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होगी। वो ऊर्जा कहाँ से आती है और कौन देता है इस ऊर्जा को? तो ये जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं। देखो कैसे रिप्लाई करती हैं। ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है। यानी कोशिका में कई अंगक है जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे क्लास में आपके हर बच्चा अलग अलग काम करता है ना, वैसे कोशिका में हर अंगक अलग अलग काम करते हैं। तो एक अंगक है ये काम के लिए, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपका कुछ नाम रखा होगा मम्मी पापा ने, वैसे इसका नाम रखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल का एक अंगक है जो क्या करता है? एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा किस रूप में बनाता है? एटीपी की रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बोलेंगे मैम एटीपी क्या है, एटीपी क्या होता है? तो ज़रा देखिए, कोई भी क्वांटिटी होती है उसको नापने के लिए एक यूनिट होती है। सब्जी लेने जाते हैं तो आलू लेने जाते हैं, वो क्या होता है? केजी में नापते हैं, किलोग्राम। दूध लेने जाते हैं तो लीटर में नापते हैं। तो उसी तरीके से जो एनर्जी है उसको नापने के लिए क्या यूनिट बनाई गई है? एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कहते हैं। अगर 2 होते हैं तो क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एटीपी। समझ गए? एनर्जी को नापने की यूनिट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिल जाती है। अब आगे ये इसको ऐसे बताती हैं कि एटीपी का, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, और किसको देता है? कोशिका को देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या फिर संयंत्र कहा जाता है, या बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पता है बेटा, जो बिजली घर होता है वहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई जाती है और आपके घरों में दी जाती है। इसी तरह जो हमारी कोशिका है वहाँ पे एक जगह पे बहुत सारा ऊर्जा बनाई जाती है और सबको दी जाती है। क्यों दी जाती है? आपको पता है कि इस कोशिका के अंदर बहुत सारी रसायन अभिक्रियाएँ होती हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो उसके लिए ये ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इतना समझ गए? अब आगे देखते हैं। एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा है। तो एटीपी में के रूप में जो ऊर्जा होती है वही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली
छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक क्या है, अंगक है, तो इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है, मतलब हल्के हल्के छेद से होते हैं। क्यों होते हैं, जिससे चीज़ अंदर बाहर जा सके। और अंदर की झिल्ली कैसी होती है, थोड़ी सी मुड़ी होती है अंदर की तरफ, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, अंदर की तरफ थोड़ी सी बेटा मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बताया है। एक और विशेष बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंगक है कोशिका का जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा, सेल में कहीं पे भी किसी को भी डीएनए या प्रोटीन की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, आपने वो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या होता था, ज़रूरत होती थी तो राइबोसोम को बोलता था, राइबोसोम बनाता था न्यूक्लियस डीएनए और उसके बाद फिर सेल को देता था और सेल में कोशिका में सब जगह पहुंचाई जाती थी। लेकिन ये एक ऐसा अंगक है जो किसी को बोलता नहीं है, खुद ही बनाता है, खुद का इसका डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। एक साधारण भाषा में आपको उदाहरण दूं कि ये दो लोगों का घर है, इन्हें जब भी कुछ खाना होता है तो ये क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा घर में ऑर्डर कर दिया, यहाँ से पैक होके उसके बाद इनके पास आ गया, आपने पढ़ा था, तो बाकी किसी अंगक को चाहिए तो वो पहले मैसेज भेजते हैं, ठीक है, राइबोसोम को, उसके बाद बन जाता है न्यूक्लियस में और फिर वापस कर दिया जाता है। कहाँ किससे कर दिया जाता है, उसके लिए भी अलग अलग अंगक होते हैं, लेकिन ये ऐसा अंगक है जो खुद ही बनाता है, ठीक है, ऐसा जिसके घर पे खुद बनाया जाता है, तो ये ऐसा है जो खुद ही बनाता है, अपना डीएनए अपना राइबोसोम इसका होता है, इसलिए ये प्रोटीन खुद बनाता है। ठीक है, अब इतना आंसर दे दिया तो अब बच्चा चुप कैसे रहेगा। अब ये फिर क्वेश्चन पूछता है, दीदी पादप कोशिका में रजधानी का क्या महत्व है। अब वो पूछता है जो पादप कोशिका यानी पौधों की जो कोशिका होती हैं, दो होती हैं, जंतु और पादप। जंतु मतलब जो हमारी कोशिका हैं, एनिमल्स की कोशिका हैं, ठीक है, जानवर और हम जो है सारे जंतु ही आते हैं, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, पादप की कोशिका। तो पूछता है कि पादप की कोशिका में रजधानी का क्या महत्व है। रजधानी क्या होती है बेटा, जो वैक्यूल होता है, छेद होता है, जब आप बनाते हैं प्लांट का यानी पादप का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, पादप सेल, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हंसना मत, आप लोग की अच्छी होगी, तो उसमें एक बीच में बड़ा सा होल बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रजधानी। और ये क्या होता है, पौधों वाली जो सेल्स होते हैं, पौधों वाली कोशिका, उसमें बहुत बड़ा होता है। तो पूछ रहा है कि उसका क्या महत्व है। तो अब ये कैसे रिप्लाई करती हैं जरा देखो। ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रजधानी बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। देखिए दो कोशिका होती हैं, मैंने आपको बताया, तो जंतु कोशिका में क्या है, या तो बहुत छोटी होती है या नहीं होता, लेकिन जो हमारा पादप कोशिका है उसमें बहुत बड़ी होती है। क्यों, आपने देखा होगा जब स्ट्रक्चर बनाया था हमने, याद है, प्लांट सेल एनिमल सेल का दोनों में अंतर लिखे थे, तो वहाँ पे इतना बड़ा सा बीच में होल बनाया था, वो क्या था, वो पादप का ही था, पादप में ही हमने दिखाया था रजधानी। तो वो बोलती है कि बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में रजधानियों द्वारा द्रव्य संग्रहित करके कोशिकाओं को कठोरता तथा स्फीति दी जाती है। इसका मतलब क्या कि जो इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या होता है कि इसको कठोरता मिलती है, यानी कि जो इसका सेल है, इसकी कोशिका है, इसको एक शेप मिलती है, ठीक है, उसको एक आकार मिलता है, ठोसपन मिलता है, इसकी वजह से उसका ये होता है। इसके साथ में इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये जो हमारी रजधानी है इसमें कुछ पदार्थ होते हैं जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है, आप जानते होंगे एसिड, अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है और शर्करा होता है, यानी कि जिसको शुगर्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर होती हैं, जो ये होल होता है जिसे आप रजधानी कहते हैं। ठीक है, रजधानी की झिल्ली को टीनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी झिल्ली मतलब होता है किसी की भी आउटर कवर, बाहरी परत को हम क्या कह रहे हैं, झिल्ली कह रहे हैं। सेब के ऊपर कवर होती है, वैसे ये जो हमारी रजधानी है इसके ऊपर जो कवर है, कवर को क्या कह रहे हैं बेटा, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो इसका नाम, इसी झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट नाम है। ये रजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य के अंतर रखती है, कि ऐसा ना हो कि जो हमारी ये रजधानी है इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा होगा और जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी कुछ द्रव्य भरा होगा, तो आपस में ये मिक्स ना हो, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये बाहर टोनोप्लास्ट होता है। ठीक है, बाहर ये झिल्ली होती है। तथा कोशिका जीवों में अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक होते हैं एकल कोशिका,
दो तरह के जीव होते हैं, एकल कोशिका और बहुकोशिका। एकल कोशिका कौन से होते हैं? जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, मतलब उनका खाना पीना, वेस्ट बाहर निकालना सब कुछ एक ही सेल से होता है, एक ही सेल से वो पूरे बने होते हैं, वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। और दूसरे कौन होते हैं? बहुकोशिका, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, जैसे हम क्या है, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं हम सब बहुकोशिका हैं। तो जो एकल कोशिका होते हैं उनमें भी ये रसधानी का बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि उसी से वो अपना एक्सक्रीशन करते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। इसके अलावा बाकी सारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और भी जितना जीवन के लिए कार्य है वो उसी के द्वारा करते हैं। किसके? रसधानी के द्वारा। तो दो टॉपिक्स हमने पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है और अपने लिए प्रोटीन खुद बनाता है, क्योंकि उसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? रसधानी के बारे में। तो रसधानी किसके लिए मुख्य होता है? पादप कोशिका के लिए, यानी प्लांट के लिए, ठीक है, पादप कोशिकाओं के लिए। और उसका क्या काम होता है बेटा? उसको स्ट्रक्चर देना, यानी पादप की जो कोशिका है उसको स्ट्रक्चर देना, स्ट्रेंथन देना, और क्या करना, और उसके लिए कुछ पदार्थों को स्टोर करके रखना। ये मैं आपको डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आएगा। फाइनल एग्जाम का सिलेबस आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ से देख सकते हैं। फाइनल एग्जाम के सिलेबस में बेटा ये चैप्टर है। आपका कुछ 30% सिलेबस कट गया है, तो जो आपको वर्कशीट में दिया जा रहा है वो आपके सिलेबस से दिया जा रहा है, तो एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये मत करिए कि बस आंसर लिखा छोड़ दिया। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम है एग्जाम के लिए। अब हम चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक के सारे मैं आंसर के साथ डिस्कस कर लेती हूँ और आपको समझा भी दूंगी। पहला प्रश्न पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? बताइए जरा। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, संयंत्र, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्यों कहते हैं? कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से सारी ऊर्जा मिलती है, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और इसको एटीपी को ऐसे ही लिखेंगे, फुल फॉर्म, मतलब कैपिटल लिखेंगे। ऐसे मत कर देना कि एटीपी लिख दिया तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, समझ गए? फुल फॉर्म में ही लिखना है, मतलब कैपिटल में लिखना है, सॉरी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। तो ये ऊर्जा देता है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, समझ गए? कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका का कोई काम बताइए जिसके लिए ऊर्जा। तो बेटा मैंने आपको उसके बहुत सारे काम बता दिए थे कि इसके अंदर उसे संचार के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए आवश्यक होती है। किसी एक बताया है, मैंने यहाँ पे 2 लिखवा दिया है, जो भी आपको याद करना है याद कर सकते हैं। कोशिका को 3 सामान्य प्रकार के, सॉरी यहाँ पे 2 सामान्य प्रकार के कार्यों के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए स्वचालित रूप से नहीं होती है, बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं उसके लिए चाहिए होता है। झिल्ली में आवश्यक पदार्थ को ले जाने के लिए, तो जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं झिल्ली में उन सबको ले जाने के लिए। तो और प्रतिक्रियाओं के यहाँ पे लिखेंगे चयापचय प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए स्वचालित रूप से नहीं होता है, तो इसलिए भी ज़रूरत होता है, यानी चयापचय के लिए और झिल्ली में आवश्यक पदार्थ को ले जाने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे? ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चयापचय प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए स्वचालित रूप से नहीं होती है और झिल्ली में आवश्यक पदार्थों को ले जाने के लिए, या फिर सिर्फ एक लिखना है तो सिर्फ यही लिख लो, झिल्ली में आवश्यक पदार्थ को ले जाने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ से भी आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन 3 में पूछा है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। रसधानी किस कोशिका का? आपको पता है 2 कोशिका होती हैं, पादप और जंतु, तो किसका महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट, अभी हमने बताया था, टोनो, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा आसानी से। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको पहले ही पढ़ाया था, इसका पूरा नाम होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी जो है वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए, यानी कि
पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? वो है अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन। तो ये 3 हैं जो उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।